चलिए आज एक सफर पर चलते हैं समय में पीछे, भारत की हजारों साल पुरानी कहानी के पन्ने पलटने। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का इतिहास नहीं है, नहीं। ये तो विचारों, खोजों और संस्कृतियों के मिलन की एक एक बहुत ही अद्भुत यात्रा है। तो फिर शुरू करें इस सफर को। ये लाइनें ये भारत की आत्मा को छू लेती हैं, है ना? जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की जहां की नदियों ने सिर्फ खेतों को नहीं बल्कि पूरी की पूरी सभ्यताओं को सींचा है, जहां ज्ञान मानो मिट्टी से उगता था और हर एक दौर दुनिया को एक नई राह दिखाता था। हमारी ये यात्रा शुरू होती है आज से लगभग 5000 साल पहले। सोचिए, एक ऐसा समय जब मिस्र के पिरामिड बन रहे थे। ठीक उसी दौरान भारत की धरती पर दुनिया की सबसे एडवांस्ड, सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक अपना आकार ले रही थी। इसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके शहर जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये कोई मामूली बस्तियां नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस जमाने की इंजीनियरिंग और शहरी प्लानिंग के बेजोड़ मतलब शानदार नमूने थे। जरा सोच कर देखिए, जब दुनिया के कई हिस्से अभी ठीक से बसना सीख रहे थे, तब यहाँ के शहरों में पक्की ईंटों से बने घर थे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती सीधी सड़कें थीं, और तो और आज के जमाने जैसी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी था। कमाल है ना? ये सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि वैज्ञानिक सोच और एक संगठित समाज के जीते जागते सबूत थे। खैर, समय का पहिया तो घूमता रहता है, और सिंधु घाटी के शहरों के बाद इतिहास ने एक नई करवट ली। आर्यों के आने के साथ ही वैदिक युग की शुरुआत हुई, एक ऐसा दौर जिसने भारत की आध्यात्मिक पहचान को घड़ा। हाँ, तो यही वो दौर था जब ऋषियों ने प्रकृति, जीवन और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को वेदों में लिखा। ज्ञान अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि गुरुकुलों में गुरु शिष्य परंपरा के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रहा था। उपनिषदों के साथ आत्मा और परमात्मा जैसे गहरे सवालों पर मंथन शुरू हुआ, और इसी ने भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया की एक महान आध्यात्मिक शक्ति बना दिया। तो अब हम उस दौर में एंट्री कर रहे हैं जब छोटे छोटे राज्य मिलकर बड़े बड़े साम्राज्यों में बदल गए और भारत की संस्कृति अपने शिखर पर पहुंच गई। उस समय भारत 16 बड़े राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें महाजनपद कहते थे। लेकिन इन सब में से अपनी लोकेशन और रिसोर्सेज के दम पर मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, और यहीं से भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य वंश की कहानी शुरू होती है। इस महान साम्राज्य को असल में 2 स्तंभों ने संभाला था। एक तरफ थे आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र जैसी नीतियों से एक मजबूत राजनीतिक ढांचा तैयार किया। तो दूसरी तरफ थे सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग के भयानक युद्ध के बाद तलवार छोड़ दी और धम्म यानी दया और मानवता का रास्ता अपनाया, और इसे दुनिया भर में फैलाया भी। चलिए अब भारत के स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज की ओर चलते हैं। ये गुप्त साम्राज्य का समय था, जब शांति थी, समृद्धि थी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अपने चरम पर था। ये वो दौर था जब ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था। सोचिए, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य का कॉन्सेप्ट दिया, जिसने मैथ्स की दिशा ही बदल दी। और दूसरी तरफ महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक लिख रहे थे। इन्हीं सब उपलब्धियों की वजह से भारत को विश्व गुरु यानी दुनिया का शिक्षक कहा जाने लगा। अब इतिहास हमें मध्यकाल में ले जाता है, एक ऐसा समय जब नई नई संस्कृतियां भारत आईं और यहाँ की संस्कृति के साथ ऐसे घुल मिल गईं कि एक बिल्कुल नया ही रूप तैयार हो गया। इस नए दौर का पहला पड़ाव था दिल्ली सल्तनत की स्थापना, जिसने उत्तर भारत में एक नया पॉलिटिकल सिस्टम बनाया। और इसके बाद बाबर ने उस भव्य मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो अपनी कला, वास्तुकला और प्रशासन के लिए मशहूर हुआ, और जिसने भारत पर सदियों तक अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। मुगल सम्राटों में अकबर अपनी दूर की सोच के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसका मतलब था सबके साथ शांति। उस जमाने में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, जो सभी धर्मों का सम्मान करने और साथ मिलकर रहने का एक पावरफुल संदेश देता था। और इसी मेलजोल की सबसे खूबसूरत मिसाल हमें आर्किटेक्चर में देखने को मिलती है। शाहजहां का बनवाया गया ये ताजमहल, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो संगमरमर में तराशी गई एक कविता है, जो आज भी दुनिया भर में प्रेम और कला के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसी दौर में समाज के अंदर भक्ति और सूफी आंदोलन ने प्रेम और एकता का संदेश फैलाया।
कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने लोगों को जाति-पाति के बंधनों से ऊपर उठकर एक होने की प्रेरणा दी। अब हम इतिहास के उस दौर में पहुंचते हैं जब भारत को विदेशी शासन का सामना करना पड़ा और फिर अपनी आज़ादी के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। देखिए, ये कहानी शुरू हुई यूरोपीय व्यापारियों के भारत आने से, लेकिन धीरे धीरे व्यापार की जगह शासन ने ले ली और 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बना जिसने भारत का भविष्य ही बदल दिया। इसके ठीक 100 साल बाद 1857 में आज़ादी की पहली चिंगारी एक बड़े संग्राम के रूप में भड़की और इस लंबी, बहुत लंबी लड़ाई का अंत हुआ 1947 में, जब भारत ने आखिरकार आज़ादी का सूरज देखा। इस आज़ादी को पाने के रास्ते भले ही अलग-अलग थे, पर मंजिल सबकी एक थी। जहां एक तरफ महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा की ताकत दिखाई, वहीं भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान से युवाओं के दिलों में जुनून की आग जला दी और सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर से आज़ाद हिंद फौज बनाकर इस संघर्ष को एक नई ही दिशा दी। ये जुनून, ये जज्बा सुभाष चंद्र बोस की इस एक नारे में समाया हुआ था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये आवाज उस पीढ़ी के अटूट इरादे की गूंज है। तो इस लंबी और महान यात्रा से हमें क्या सबक मिलते हैं? चलिए एक नज़र डालते हैं कि भारत का इतिहास हमें आखिर सिखाता क्या है। देखिए, सबसे बड़ा सबक तो यही है कि भारत का इतिहास सिर्फ तारीखों और युद्धों की एक किताब नहीं है। ये असल में ज्ञान, संघर्ष और त्याग की कहानी है। ये हर मुश्किल के बाद जैसे कीचड़ से कमल खिलता है, ठीक वैसे ही फिर से उठ खड़े होने यानी पुनर्जन्म की कहानी है। इस हजारों साल की कहानी ने हमें 3 सबसे बड़ी सच्चाइयां सिखाई हैं। पहली ये कि जब जब भारत एक हुआ वो मजबूत बना, यानी एकता में ही असली शक्ति है। दूसरी, अशोक से लेकर गांधी तक इतिहास गवाह है कि सत्य और अहिंसा ही सबसे बड़े हथियार हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि ज्ञान में है। भारत का इतिहास हमेशा से पुनर्जन्म का रहा है। हर युग में इसने खुद को फिर से खोजा है, एक नया रूप लिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा।